हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट जून 2025 के लिए अभी से अप्रॉक्स 90 डेज आर लेफ्ट। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि 90 डेज को आप किस तरह से प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं टू अचीव योर जीआरएफ गोल। तो आज की वीडियो में एक प्रॉपर स्टडी प्लान, एक प्रॉपर आउटलाइन रोड मैप बनाऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने जून 2025 में जीआरएफ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द बिगिनर्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, या फिर अगर आप रिपीटर है, आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो भी अगर आप एक परफेक्ट स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल को जरूर अचीव कर पाएंगे। यूजीसी नेट ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स टू क्रैक। अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, तभी आपकी जो जीत है वो आधी जीत वहीं पर हो जाती है, तभी आप करोड़ों की भीड़ से अलग हो जाते हैं। क्योंकि नेशनल लेवल ये चीजें देखकर ही बहुत से स्टूडेंट बैक ऑफ कर जाते हैं और वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। तो अगर आप सीरियसली इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी आधी जीत तभी हो गई है, क्योंकि जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है एग्जाम का वो टाइम टू टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि हमने देखा अभी हमारा बीएनएस चेंज हो गया। आईपीसी जिन लोगों ने पढ़ रहा है, जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है, आईपीसी के सारे सेक्शन अपने याद कर रखे हैं, अपने कॉलेज टाइम पे हमने पढ़ा है, लेकिन अब अगर आप नेट दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से इसको रिवाइज्ड वर्जन आपको याद करना होगा। तो ये एक ड्रॉबैक होता है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कि सिलेबस जो है वो काफी चेंज होता है, क्योंकि लॉ है वो टाइम टू टाइम इसमें सोसाइटी की नीड की वजह से चेंजेस होते रहते हैं। इसके पहले भी हमारा सीपी एक्ट चेंज हो चुका है, मोटर व्हीकल्स एक्ट चेंज हो चुका है, एंड देयर आर चांसेस कि आगे आने वाले टाइम पे आईटी एक्ट भी जो है वो आपका चेंज हो जाए। सो इट इज बेटर कि टाइम रहते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाएं आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे वैसे भी एग्जाम टफ होता जा रहा है और सिलेबस भी चेंज होने के चांसेस हैं। सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करें कि आपको जो एग्जाम है वो जून वाले टर्म में ही क्रैक करना है, या फिर आप जस्ट एक ट्रायल अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपका मेन टारगेट दिसंबर है। क्योंकि टारगेट अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो अपने टारगेट को पहले फिक्स करें कि नहीं, हमें जून में ही देना है, दिसंबर के बारे में आपने सोचना ही नहीं। अगर आप अपने डिसीजन पर स्टिक रहेंगे तो ही आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अपने डिसीजन को स्टिक रख के अपना रोड मैप जो है उसी अकॉर्डिंग बनाएं, जितना टाइम आपके पास बचा है और जितना सिलेबस है उन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करते हुए अपना जो स्टडी प्लान है वो बनाएं। और जो स्टडी प्लान है उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आपने देना है। रिवीजन और प्रैक्टिस ये दो चीजें ही हैं जो आपको बाकियों की प्रिपरेशन से आपको अलग करेगी, क्योंकि पढ़ाई सभी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी रिवीजन अच्छी है, याद सब कर रहे हैं लेकिन याद रह नहीं रहा सबको, मेमोरी जो है वो काफी चीजें पढ़ लेते हैं और एग्जाम के टाइम पर वो चीजें याद नहीं रहती, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ रिवीजन। लोग रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने रिवीजन और प्रैक्टिस को अपने स्टडी प्लान में एक प्रॉपर प्लेस दिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस बार अपने जीआरएफ के टारगेट को अचीव करने के लिए। एग्जाम पैटर्न हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास 3 आवर्स का टाइम होता है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। आप किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी पेपर को पहले या बाद में जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर ही वापस से शिफ्ट हो गया, तो अभी भी आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड पर ही होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है कि दोनों ही पेपर पर आपको इक्वल फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पेपर 2, अपने मेन पेपर जो हमारा लॉ पेपर उस पर ध्यान दें और पेपर 1 को टोटली इग्नोर करके चले, बिकॉज सबसे पहले तो दोनों में मिनिमम पासिंग मार्क्स हमें चाहिए। तो अगर हमने प्रिपरेशन नहीं करी तो मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं अचीव कर पाएंगे। सेकेंडली, अगर आपको जेआरएफ चाहिए, एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो दोनों ही पेपर में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी आप दोनों पेपर्स को मिला करके फाइनल रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। इसलिए दोनों ही पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और दोनों ही पेपर की तैयारी आपने करनी है। 90 डेज के स्टडी प्लान में एक प्रॉपर आउटलाइन ही दे सकती हूँ, बिकॉज आप अपना जो रूटीन है वो आप खुद ही बना सकते हैं। आई डोंट नो योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, आपकी कैपेसिटीज क्या है ये आपको बेटर पता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेबिलिटीज, आपके पास कितना टाइम है, आपका पूरे दिन का स्केड्यूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो स्टडी प्लान है वो बनाएंगे। लेकिन मैं बेसिक एक बता सकती हूँ आउटलाइन, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने स्टडी प्लान को बनाने में। मार्च के मंथ में
देखिए वैसे तो जो पेपर है हमारा वो बहुत ही अनबैलेंस्ड आता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे या हर यूनिट से क्वेश्चन आएंगे ही। लेकिन अभी तक के ट्रेंड को समझते हुए जो हमने देखा है कि जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपैरेटिव लॉ अभी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले आपने अपने फाउंडेशन और कोर कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है। फर्स्ट मंथ में आपको जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ इन पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज अभी इसमें पीएचडी भी आ गया है आपके एग्जाम में, तो इसकी वजह से टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो क्वेश्चन पहले भी बन रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि सभी यूनिट्स को मिक्सअप कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग के यूनिट से टीचिंग का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचिंग वाले क्वेश्चन में रिसर्च के क्वेश्चन को मिक्स करके जो है कंबाइंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए पेपर 1 पे भी आपको टाइम टू टाइम सब्जेक्ट वाइज जो है इनकी प्रिपरेशन भी आपने करनी है। तो मार्च के मंथ में जो इंपॉर्टेंट जो है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पेपर 1 के, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इनको भी आपको मार्च के मंथ में ही कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं अप्रैल में। अप्रैल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर योर एग्जाम, क्योंकि मार्च में थोड़े फेस्टिवल्स हैं तो टाइम थोड़ा उसमें आगे पीछे हो सकता है, बट अप्रैल का मंथ आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है जिसमें आप जम के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अप्रैल के मंथ में आपने फैमिली लॉ, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ कर लेना है, बीएनएस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स। और पेपर 1 में कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, यानी हर वीक में अगर आप एक यूनिट को लेकर के भी चल रहे हैं, यानी 7 डेज, आप समझ रहे हो 7 डेज में आपको सिर्फ एक यूनिट करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से 7 डेज में 1 यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मई में। अब हमारा मेजर सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल के मंथ में। मई में हम क्या करेंगे, जो और सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनको करेंगे, और रिविजन्स और मॉक टेस्ट की तैयारी हमने मई के मंथ से ही शुरू कर देनी है। फर्स्ट वीक में आईएचएल एंड ह्यूमन राइट्स, आईपीआर, एनवायरमेंट लॉ, ये यानी कि मई के मिड में तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिससे आपको एनालाइज कर पाएंगे कि आपने जो पढ़ा है उसमें से क्या चीजें आपको याद है, क्या नहीं याद है, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, उनको आप इंप्रूव करेंगे अपने मई के मंथ में। रैपिड रिवीजन पर ध्यान देना है और स्ट्रेटेजी बना लेनी है, कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। साथ ही साथ पेपर 1 में आपको ध्यान देना है हायर एजुकेशन पर, डीआई पर, लॉजिकल रीजनिंग पर और मैथ्स पर। ये मैंने सिर्फ ये 4 यूनिट्स बताए, आप यूनिट्स को अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपनी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक वीक में आप एक यूनिट को कंप्लीट करें। अब हमारा आता है जून का मंथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम्स जो है वो मिड जून में होते हैं, तो आपके पास जून का भी 2 वीक बचेगा। तो जून के मंथ में आपने क्या करना है, लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना है और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग करनी है, यानी कि अपने आप को बिल्कुल भी लो कॉन्फिडेंट नहीं करना है कि प्रिपरेशन पता नहीं हुई है नहीं हुई है, और डरना नहीं है। लास्ट मोमेंट पर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। पूरे महीने हमने क्या पढ़ा वो डिपेंड करता है, वो उस पर हमारा रिजल्ट नहीं डिपेंड करता, हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है कि लास्ट के टाइम में हमने क्या किया है। तो जून के मंथ को आपको बहुत ही केयरफुली जो है वो हैंडल करना है। जून के मंथ में आपने कंप्लीटली रिवीजन पर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है उसको देने हैं, सारे केसेस को, थियोरीज और सेक्शंस को आपने रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करके जो आपकी वीकनेस पता चली है उन पर फोकस करना है, और लास्ट मंथ में कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, जस्ट रिवाइज एंड अटेम्प्ट द टेस्ट। बोनस टिप की मैं बात करूं तो पेपर 2 लॉ में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पेपर बहुत ही अनबैलेंस्ड आता है, यूनिट हमें नहीं पता है कि कौन सा यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे या हर यूनिट से क्वेश्चन आएंगे भी कि नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, कंसेप्ट क्लियरेंस पर ध्यान देना है। अब जो है क्वेश्चंस वो पहले की तरह डायरेक्ट नहीं पूछे जाते कि इस आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, या फिर ये फलाना सेक्शन में क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। अब हमारा पूछा जाता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कि आपने उस सेक्शन को कितने अच्छे से पढ़ा है, उसको कितने अच्छे से समझा है। जो हमारे माइनर एक्ट्स है उनके सेक्शंस को मगअप कर लेना है, क्योंकि टिल नाउ अभी तक जो माइनर एक्ट्स है उनसे इस तरह के कंसेप्ट क्लियरेंस या फिर डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो माइनर एक्ट्स के
सेक्शंस और आर्टिकल्स को अगर आप मगअप कर लेते हैं तो ये बोनस पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे उन माइनर एक्ट्स के। और अब माइनर एक्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले तो बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब माइनर एक्ट्स के भी से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अभी उनमें से सिर्फ सेक्शंस और आर्टिकल्स ही पूछा जा रहा है, इसलिए उस पर भी आपको ध्यान देना है। माइनर एक्ट्स के सेक्शंस को जनरली वो मैच द कॉलम के फॉर्मेट में आता है, तो माइनर एक्ट्स के सेक्शंस को आपको जस्ट सिंपली मगअप कर लेना है, और जिससे आपके आराम से 4-5 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। केसेस के ईयर और जो स्टेटमेंट्स है ये काफी वेग है। स्टेटमेंट्स आप कितना भी पढ़ लोगे, जूरिस्प्रूडेंस है हमारा, उसमें वो तो पूरा डेफिनेशन स्टेटमेंट से भरा पड़ा है, तो उनमें से आप कितने डेफिनेशन याद करोगे, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही वाइड एरिया है, इनको अगर आप स्किप करके चलो तो वो आपके लिए बेटर होगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप याद कर सकते हैं कीवर्ड्स के थ्रू, सिर्फ उनको ही देखें, बाकी अगर इनको थोड़ा सा आप स्किप करके चलेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा लॉस आपको नहीं होगा। सेकंड, केस ईयर की बात करें तो केस ईयर में जो क्रोनोलॉजी आते हैं वो भी बहुत ही वेग आते हैं, कितने केसेस आप याद करके रखोगे। और अभी तो जूडिस्ट और इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है उनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, तो वो सब चीजें वैसे भी आप नहीं कर सकते, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट केसेस है और जो रिसेंट के केसेस है उनके केस ईयर को याद रखो, और अगर उनमें से क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दो। और बाकी आप कंसेप्ट क्लियरनेस, और अगर आपका ये सब दूसरे पॉइंट्स अगर बेटर है, तो अगर केसेस और ईयर के 1-2 क्वेश्चंस आपके नहीं भी आ पाते तो दैट विल नॉट बी अ बिग इशू फॉर यू। लास्ट मोमेंट में अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, अमेंडमेंट्स को रिवाइज करना है, और एक चीज अपनी स्टडी प्लान में आप जरूर ध्यान रखें कि डेली 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ में डेली आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1 एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 2, ये दो चीजें आपको डेफिनेटली फॉर श्योर करनी है। एमसीक्यू जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, आपके जो क्वेश्चन ब्रेन है वो उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट के साथ में वो इजीली उसको अचीव कर पाएगा, उसको समझ पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझने में आसानी होगी। डेली रूटीन में अपने थियोरी और नोट्स का जो काम है मॉर्निंग में अगर आप करेंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आफ्टरनून का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लेजी वाला टाइम है, तो उसमें आप थोड़ा सा पीवाईक्यूज हो गए, एमसीक्यूज हो गए, मैथ्स हो गए, डीआई हो गए, तो ये सब चीजें आप आफ्टरनून के लिए रखेंगे तो बेटर होगा। इवनिंग में पेपर 1 की प्रैक्टिस पे ध्यान दें, थोड़ा बहुत उसमें पढ़ना होता है, बाकी आपने एमसीक्यूज करने हैं। नाइट के टाइम में रिविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवाइज करके सोते हैं ना तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं, और वो चीजें लेट तक आपके माइंड में रहती है, तो जब आपको रिकॉल करना होगा एग्जाम के टाइम पे तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीजें याद दिलाएगा। इसीलिए इस चीज को तो आप ये मतलब कुछ भी आप करो नहीं करो, ये वाली चीज आपने जरूर करनी है एवरी डे। जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं वो आप नाइट पे ही रिवाइज करें, जिससे आपको चीजों को याद रखने में हेल्प मिलेगी। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते रहना है। पीवाईक्यू से क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एग्जाम में, लेकिन इससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में, इसीलिए पीवाईक्यूज को जरूर सॉल्व करें। डेली का 3 घंटा आपको देना है अपनी पढ़ाई में, ज्यादा नहीं, 2 घंटे अगर आप दे दो पेपर 1 में, 2 घंटे पेपर 1 के लिए, और 1 आवर फॉर योर 2 आवर्स फॉर योर लॉ पेपर, एंड पेपर 1 के लिए 1 घंटा, बस इतना काफी। 3 घंटे की डेली की पढ़ाई है और आपका जो टारगेट है वो अपने अचीव कर लेना है। तो इसलिए अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना डेली रूटीन बनाएं, उस पर स्टिक रहें, उसको फॉलो करें, तब आपसे जो आपका ड्रीम है, जेआरएफ है, वो आपको आप 100% उस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। और बहुत सारे जो वीडियोस हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, रूटीन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड, वो सब आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। और अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video. Thank you.